मेरा नाम विराज है। मैं एक लड़की से प्यार किया करता था। वो मेरी बहन की दोस्त थी और हमारे घर पर आती जाती रहती थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसका नाम हिमांशी था और मैं उसे बचपन से ही पसंद करता था। उसका घर हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था। मैं उसे रोज़ कॉलेज से आते जाते देखता था। हम दोनों की फैमिली ने हमारा रिश्ता तय कर दिया था। मेरी बहन का रिश्ता हिमांशी के भाई के साथ हो गया था और हिमांशी का रिश्ता मेरे साथ तय हो गया था। हम 2 भाई बहन थे और हिमांशी 2 भाइयों की एक बहन थी। उसके दोनों भाई सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे थे, लेकिन उसके पिता ने हिमांशी को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया था क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था और शुरू से ही उसे अमीर बनने का भी बहुत शौक था। मेरी सगाई हिमांशी के साथ 2 साल पहले हो गई थी। मैं शुरू से हिमांशी के घर आता जाता रहता था। सिर्फ उसके माता पिता मुझे बहुत पसंद करते थे और हिमांशी के भाई के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी। इसी तरह से हिमांशी भी हमारे घर पर आती जाती रहती थी क्योंकि उसकी मेरी बहन के साथ दोस्ती थी। वो दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ी और उसके बाद एक ही कॉलेज में भी पढ़ने लगी। पिता बहुत गरीब थे। वो चौकीदार की नौकरी किया करते थे और बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश की थी। मेरी बहन की मंगनी भी हिमांशी के बड़े भाई के साथ हो चुकी थी। मैं काफ़ी टाइम से नौकरी ढूंढ रहा था। फिर मुझे एक मैकेनिक की दुकान पर नौकरी मिल गई। मुझे ये नौकरी बड़ी मुश्किलों से मिली थी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए कोई और नौकरी नहीं कर सकता था। मैंने सोचा इधर काम सीखकर मैं अपनी अलग से बाइक सर्विस की दुकान खोल लूँगा। मैं हिमांशी के घर आता जाता रहता था। एक दिन मैंने उसके लिए चूड़ियाँ और उसकी फेवरेट रसमलाई खरीद ली और वो लेकर मैं हिमांशी के घर पर चला गया। हिमांशी की माँ मुझे देखकर बहुत खुश हो गई थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी क्योंकि मैं उनकी बेटी के नखरे उठाता था। हिमांशी के माता पिता बहुत सीधे लोग थे। मैं हिमांशी के छोटे भाई के लिए भी चॉकलेट लेकर जाता था। मैं अपनी नौकरी की खबर सुनाने के लिए हिमांशी के घर पर गया था। जब मैंने हिमांशी के घर पर ये खुशखबरी सुनाई तो सबने मुझे खूब बधाई दी और उसकी पूरी फैमिली ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी। हिमांशी की माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने हिमांशी की माँ को रसमलाई की थैली पकड़ा दी और कहने लगा, ये लीजिए आंटी, इस खुशी में अपना मुंह मीठा कीजिए। आंटी ने ज़ोर ज़ोर से हिमांशी को आवाज़ लगाई। हिमांशी अपने कमरे से बाहर आई। उसने मुझे देखकर अपना मुंह बना लिया, लेकिन मैं फिर भी उसे बहुत मोहब्बत भरी नज़रों से देखता रहा। मैंने गलती से हिमांशी की माँ को रसमलाई की थैली के साथ साथ चूड़ियों की थैली भी पकड़ा दी थी। उसकी माँ चूड़ियाँ देखकर समझ गई थी कि मैं ये चूड़ियाँ हिमांशी के लिए लेकर आया हूँ। मैं अक्सर हिमांशी के लिए छोटे मोटे गिफ्ट्स लेकर आता रहता था और हिमांशी नखरे दिखाकर वो गिफ्ट ले लेती थी क्योंकि इस गरीबी में उसे मेरे ये गिफ्ट भी पसंद आते थे। वो अपने कॉलेज मेरी दी हुई चूड़ियाँ पहनकर जाती थी। आंटी ने हिमांशी से कहा, हिमांशी, आज विराज की नौकरी लग गई है। इस खुशी में वो तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट रसमलाई लेकर आया है और ये तुम्हारे लिए चूड़ियाँ भी लेकर आया है। चलो जाओ, जाकर विराज के लिए अपने हाथ की बनी अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर लेकर आओ और साथ में विराज के लिए नाश्ता भी लेकर आना। हिमांशी चेत कर कहने लगी, माँ, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, आप खुद जाकर कॉफ़ी बना लीजिए। आंटी हिमांशी से कुछ कहना चाह रही थीं, लेकिन मैंने आंटी से मना कर दिया। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा हुआ है। वो सच कह रही है, उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। मैं कुछ नहीं खाना चाहता। मैं अभी घर से खाना खाकर ही यहाँ पर आया हूँ। ये कहते हुए मैं उठकर घर से बाहर निकल गया। आंटी ने कहा, बेटा, बात तो सुनो, कॉफ़ी तो पीते जाओ। मैंने कहा, नहीं आंटी, बाद में आकर पी लूँगा। मेरे जाने के बाद जब हिमांशी ने चूड़ियों की थैली खोली तो सामने बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ थैली में पड़ी हुई थी। हिमांशी को मेरी दी हुई चूड़ियाँ बहुत पसंद आई थीं, लेकिन वो चूड़ियाँ सिर्फ कांच की थीं। उस टाइम ही उसने वो चूड़ियाँ पहन ली और उसको चूड़ियाँ उतारनी याद नहीं रही। मैं अपना मोबाइल हिमांशी के घर भूल आया था। रास्ते में मुझे अपना मोबाइल याद आया तो मैं वापस हिमांशी के घर अपना मोबाइल लेने के लिए चला गया। मैं जब उसके घर पर गया तो हिमांशी ने मेरी दी हुई चूड़ियाँ अपने हाथों में पहन रखी थी। मैं उसके हाथों में चूड़ियाँ देखकर बहुत खुश हुआ था। मैं मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छी है ना, तुम्हें पसंद आई? मुझे पता था तुम्हें चूड़ियाँ बहुत पसंद आएंगी। हिमांशी ने घमंड के साथ मेरी चूड़ियाँ हाथ से उतार दी और कहने लगी, मुझे इन कांच की चूड़ियों का कोई शौक नहीं,
मुझे तो सोने की चूड़ियाँ चाहिए। अगर सोने की चूड़ियाँ लाते तो मैं और भी ज़्यादा खुश होती। फिर उसने चूड़ियाँ अपने घर की टेबल पर डाल दी। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया था। ये सब हिमांशी की माँ देख रही थी और उसको गुस्से से घूर रही थी। अब हमारी फैमिली जल्द से जल्द हमारी शादी करना चाहती थी। हिमांशी का भाई तो मेरी बहन के साथ सगाई हो जाने पर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन हिमांशी मुझसे शादी करने के लिए लगातार इनकार कर रही थी। लेकिन मैं हिमांशी के इनकार की कोई परवाह नहीं करता था, क्योंकि मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। बस मैं किसी तरह से हिमांशी से शादी करना चाहता था। हिमांशी के लगातार इनकार करने पर उसकी माँ ने उसको खूब डांटा। उन्होंने उसको समझाया कि तुम कहीं की महारानी नहीं हो जो तुम्हारी शादी किसी राजकुमार के साथ की जाएगी। छोटे घर में रहने वाली लड़की होकर बड़े घर में रहने के सपने देखना छोड़ दो। बड़े लोग बड़े लोगों से ही रिश्ता जोड़ते हैं, गरीबों से नहीं। तो उनसे हिमांशी कहती कि माँ, हम गरीब लड़कियां बड़े घर के लड़कों से शादी करने के सपने नहीं देख सकती क्या? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, कॉलेज में लड़कियां मेरी खूबसूरती की तारीफ करती हैं, मगर आज तक किसी अमीर लड़के ने मुझे प्रपोज नहीं किया। ये बात कहकर हिमांशी रोने लगी। उसकी माँ ने उसे समझाया, देखो बेटी, भगवान किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अगर उसने हमें गरीबी दी है तो एक दिन वो हमारी गरीबी ख़त्म भी ज़रूर कर देगा। अगर कोई अपनी गरीबी में सब्र करता है तो इसमें भी भगवान की कोई अपनी मर्जी ही होती है। इसीलिए इसे खुशी खुशी बर्दाश्त कर लिया करो। अगर बुरा हमारे साथ होता है तो भला भी हमारे साथ ही होगा। देखो, विराज तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम पर अपनी जान लुटाया करता है। तुम्हें उस जैसा पति कहीं नहीं मिल सकता। शादी से पहले वो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तो सोचो शादी के बाद वो तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर रखेगा। उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत बहुत करता है और तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। अगर किसी लड़की को अपने पति से ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है और वो लड़की दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत बन जाती है। तुम विराज जैसे हीरे को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती करोगी। हिमांशी गुस्सा करते हुए अपनी माँ से कहने लगी, माँ, आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हो। उसकी माँ कहने लगी, तुम अपनी कितनी फ्रेंड्स के घर जाती हो और उनके घर शादी और फंक्शंस में भी जाती हो। तुम्हारी सारी फ्रेंड्स कितनी अमीर हैं। क्या आज तक किसी अमीर लड़के ने तुम्हें पसंद किया है या फिर तुम्हारे घर रिश्ता भेजा है? नहीं ना। तुम्हारी एक फ्रेंड का भाई तुम्हें इतना पसंद करता है जो कि गरीब है, जबकि विराज हमारे जितना गरीब नहीं है। वो तुम्हारे भाई और पिता से ज़्यादा तो पैसे कमा ही लेता है। तुम मेरी नज़र से विराज को क्यों नहीं देखती? विराज बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। कभी कभी ऐसा होता है, किसी गरीब लड़की की शादी अमीर लड़के के साथ हो जाती है तो उसकी किस्मत खुल जाती है, लेकिन हर लड़की के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ फिल्मों और सीरियल्स में ही होता है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। अमीर लोग अमीर परिवार की लड़की को ही अपने घर की बहू बनाते हैं, और अगर तुम अमीर लड़के का सपना देखती रहोगी तो ऐसा तुम बहुत गलत कर रही हो। किसी अमीर लड़के के इंतज़ार में तो तुम बूढ़ी हो जाओगी और फिर तुम्हारी शादी किसी गरीब इंसान से ही हो जाएगी। इसलिए जब तक जवान हो विराज से ही शादी कर लो। अपने बूढ़े माता पिता को ज़्यादा तंग मत करो। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं। उन्हें तुम्हारी शादी की फिक्र लगी रहती है। तुम्हारे ये नए नए शौक तुम्हारे पिता को उनके गरीब होने का बहुत एहसास दिलाते हैं। अरे बेटियां तो अपने माता पिता की मर्जी पर ही खुश हो जाती हैं, और जहां माता पिता इज्जत से रिश्ता तय कर देते हैं वहीं खामोशी से शादी कर लेती है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने का क्या फ़ायदा? तुम तो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अपने माता पिता को दुखी करती रहती हो। इतनी मुश्किलों से तुम्हारे पिता ने मेहनत करके तुम्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा दिलाई, लेकिन तुम तो हमें गरीब समझकर जलील करवाती रहती हो। अगले महीने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर रही हूँ। सादगी से तुम्हारी शादी विराज के साथ हो जाएगी और विराज की बहन बहू बनकर हमारे घर पर आ जाएगी। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना। चुपचाप अपनी शादी करके अपनी ससुराल चली जाओ और अपना घर बसा लो। कोई राजकुमार तुम्हें लेने नहीं आने वाला है। जो मिल रहा है उसी में खुश रहना सीखो। हिमांशी अपनी माँ की बातों से बहुत तंग आ गई थी। उसने सोचा, ये लोग मेरी शादी किसी अमीर घर में नहीं होने देंगे, इसलिए चुपचाप विराज से ही शादी कर लेती हूँ और शादी होने के बाद मैं अपने सारे सपने ज़रूर पूरे कर लूँगी।
ये माँ बाप तो हमेशा अपना बोझ अपनी बेटियों पर डाल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं लोगों की खातिर कुर्बान नहीं होना चाहती। मैं विराज से शादी भी इसीलिए करूँगी कि किसी अमीर आदमी से फिर से शादी कर सकूँ। दुनिया में बहुत सारे अमीर लड़के हैं, मेरा वाला भी ज़रूर दुनिया के किसी कोने में छुपा बैठा होगा। मैं सोशल मीडिया की मदद से अपने सपने को ज़रूर पूरा करूँगी। मेरे माता पिता मुझ पर जुल्म तो कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको किसी अमीर लड़के से शादी करके ज़रूर दिखाऊंगी। शादी के बाद मैं विराज से तलाक ले लूँगी और फिर मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाऊंगी और उस पर अपनी फ़ोटोज़ और रील्स बनाकर अपलोड किया करूँगी। यहाँ पर माँ तो कभी ऐसे काम करने नहीं देती है। मैं विराज से शादी पर मुँह दिखाई में आईफोन लूँगी, फिर उस आईफोन से ये सारे काम करूँगी। इसी लालच में आकर हिमांशी ने अपनी माँ से शादी के लिए कह दिया कि मैं विराज से शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत खुश हो गया और फौरन हिमांशी के घर पहुँच गया। हिमांशी की माँ ने खुशी खुशी बताया कि वो शादी के लिए तैयार हो गई है। विराज ने पूछा, आंटी, क्या मैं इसी खुशी में हिमांशी से मिल सकता हूँ? आंटी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल मिल सकते हो। मैंने जब हिमांशी से बात की तो वो मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा कि मैं शादी के लिए मान गई हूँ, लेकिन ये सच है। अच्छा, मुझे तुमसे पूछना है कि तुम मुझे मुंह दिखाई की गिफ्ट में क्या दोगे? तुम्हें मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर रखना होगा, जिसे देखते ही मैं खुश हो जाऊं। विराज कहने लगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो इतराकर कहने लगी, विराज, तुम पूछ तो मुझसे ऐसे रहे हो जैसे तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, जैसे मुझे कोई बंगला या गाड़ी गिफ्ट कर दोगे। तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? हमेशा तो तुमने मुझे सस्ते गिफ्ट दिए हैं। हिमांशी के मुंह से ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था, मगर मैं बर्दाश्त कर गया था, क्योंकि मेरे लिए उसका शादी के लिए राजी होना ही बहुत बड़ी बात थी। और मुस्कुराकर कहने लगा कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मेरी कमाई तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें अच्छे से अच्छा गिफ्ट देने की। हिमांशी कहने लगी, ऐसा तो तभी हो सकता है जब तुम अपनी बहन की शादी पर ज़्यादा पैसे खर्च ना करो। वैसे भी अगर तुम उसको 2 जोड़ी कपड़ों में भी भेज दोगे तो मेरी मम्मी उसको कुछ नहीं कहेंगी। तुम्हारी बहन आ तो मेरे ही घर पर रही है। अब तो मेरे गिफ्ट के बारे में सुनो, मुझे क्या चाहिए? मुझे तुमसे शादी की मुँह दिखाई पर आईफोन चाहिए। बताओ, तुम मुझे आईफोन गिफ्ट कर सकते हो? मैं हिमांशी की बात सुनकर सोच में पड़ गया था। हिमांशी कहने लगी, क्या हुआ, नहीं दे सकते? मैंने तुमसे इतनी भी कोई महंगी चीज़ नहीं मांग ली है। क्या हुआ, तुम्हारी सारी मोहब्बत और प्यार के दावे कहाँ चले गए? मैं सोच से बाहर निकला और कहने लगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें शादी की मुँह दिखाई पर आईफोन ही दूंगा। और परेशान होकर बाहर निकल आया। आंटी ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने आंटी से कहा, आंटी, अब मैं आपके घर बारात लेकर ही आऊँगा। मेरे जाने के बाद हिमांशी की माँ उसके कमरे में चली गई और उसको डांटने लगी। वो बेचारा इस तरह से मुंह लटकाकर क्यों गया है यहाँ से? ज़रूर तुमने कोई ना कोई हरकत की होगी उसके साथ। तुम हमेशा उसको परेशान करती रहती हो। अब तुम्हारी उसके साथ शादी होने वाली है, कुछ तो शर्म कर लिया करो। उसे अपनी माँ की बातों का भी बुरा नहीं लग रहा था और वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। हिमांशी का इरादा था कि वो शादी के बाद किसी अमीर लड़के की तलाश करेगी और अमीर लड़का मिल जाने के बाद ही वो मुझसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेगी। वो मुझे अपने काबिल नहीं समझती थी, लेकिन मैं बड़ा परेशान हो गया था। मैंने हिमांशी से वादा तो कर लिया था आईफोन गिफ्ट करने का, लेकिन अब पैसे कहाँ से आएंगे? बस यही सब सोच रहा था। कुछ जुड़े हुए पैसे मेरे पास अपनी बहन की शादी में खर्च करने के लिए रखे हुए थे, लेकिन वो पैसे भी इतने नहीं थे जिससे मैं हिमांशी के लिए आईफोन ले सकता था। आईफोन के लिए मुझे लगभग 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। इतने पैसे तो मैंने देखे भी नहीं थे, क्योंकि मैं सिर्फ दिन के 500 रुपये ही कमा पाता था। अब मेरे पास ये 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? मैं सोच रहा था कि कोई मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दे। मैं थोड़े थोड़े करके उसके सारे पैसे चुकता कर दूंगा, क्योंकि जहाँ पर हम लोग रहते थे वहाँ भी सारे लोग गरीब ही थे। मैंने सोचा कि जो कुछ मुझे अपनी बहन की शादी पर देना है वो तो मैं उसको ज़रूर देकर ही रहूँगा। आखिर मेरी एक ही बहन है, मगर हिमांशी का गिफ्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने उसको आईफोन गिफ्ट नहीं किया तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी और मैं उसको नाराज़ नहीं कर सकता।
पहले ही वो शादी करने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है। मैं अपनी दुकान पर चला गया। वहाँ पर मेरे साथ 2 लड़के और काम किया करते थे। उनमें से एक लड़के को मैं बेवजह ही डांटने लगा। वो मुझसे छोटे थे, इसलिए मेरा कहना मानते थे। एक वर्कर दूसरे वर्कर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है भैया आज उदास हैं, वरना पहले तो हमने कभी उनको इतने गुस्से में नहीं देखा। लगता है उन्हें किसी बात की टेंशन है। एक लड़का वर्कर मुझसे कहने लगा, क्या हुआ विराज भैया, आपको कोई परेशानी है क्या? मैंने कहा, हाँ परेशानी तो है, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए अभी 2 महीने ही तो गुजरे हैं। मुझे पता है मालिक भी मुझे पैसे नहीं देंगे। हमें तो यहाँ से सिर्फ इतने पैसे ही मिलते हैं जिनसे हमारा गुजारा हो जाता है, कुछ जुड़ भी नहीं पाता। वो वर्कर कहने लगा, विराज भैया आप बहुत मेहनत करते हो, देखना एक दिन आप बहुत कामयाब इंसान बन जाओगे और मालिक को भी आपका काम बहुत पसंद आता है। देखना वो आपके पैसे जल्दी ही बढ़ा देंगे। आप अपना काम भी ईमानदारी से करते हो, इसी बात से मालिक आपसे बहुत खुश रहते हैं। मैंने दोनों वर्कर्स से कहा, यार मुझे माफ़ कर देना, मैंने ज़रा गुस्से में तुम्हें डांट दिया, मुझे टेंशन हो रही है और अपना गुस्सा तुम लोगों पर निकाल दिया। वो दोनों लड़के कहने लगे, कोई बात नहीं भैया, हमने आपकी बात का बुरा नहीं माना, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। उन लड़कों ने मुझसे पूछा कि भैया वैसे आप क्यों परेशान हो, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, शायद हम ही आपके कोई काम आ सके। मैंने कहा, दरअसल मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, कोई ऐसा हो जो मुझे उधार पैसे दे सके, मैं थोड़े थोड़े करके उसके पैसे उसको वापस कर दूंगा। एक वर्कर कहने लगा, भैया जी एक बनिया है, सूद पर पैसे देता है, लेकिन उसे अपने पैसे टाइम पर वापस चाहिए होते हैं। अगर आप कहो तो मैं उससे आपको मिलवा देता हूँ। मैंने खुश होकर कहा कि ठीक है, तुम मुझे रात को उसके पास लेकर चलना। काम से फ्री हो जाने के बाद मैं उस वर्कर के साथ बनिए से मिलने के लिए चला गया। उसने अपनी जान पहचान होने की वजह से बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे ही मुझे बनिए से पैसे दिलवा दिए। मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने पैसे हाथ में आते ही सबसे पहले हिमांशी के लिए आईफोन ख़रीद लिया और खुशी इतनी थी कि मैं सबसे पहले उसके घर उसको मोबाइल दिखाने के लिए चला गया। वो इतना खुश हुई कि वो अपने हाथ से मेरे लिए पकौड़े बनाकर लेकर आई और साथ साथ चाय भी बनाई। वो मुझसे कहने लगी, विराज अभी हमारी शादी के बहुत दिन हैं और मुझसे सब्र नहीं होगा, तुम क्या ये आईफोन मुझे अभी दे सकते हो? मैंने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, अभी ही दे देता हूँ। वैसे भी मुझे ये आईफोन गिफ्ट तो हिमांशी को ही करना था, अभी दूं या बाद में, चीज़ तो हिमांशी की ही है। वो बेचारी कितनी खुश हो रही है। मुझे लगता है कि शादी के बाद भी वो मेरे साथ इतनी ही खुश रहेगी। मैंने कहा, हिमांशी इस मोबाइल के बारे में तुम किसी को भी मत बताना, वरना कभी मेरी बहन को लगे कि मैंने कभी उसे मोबाइल गिफ्ट नहीं किया और अपनी पत्नी को शादी होने से पहले ही दे दिया। हिमांशी ने अपनी आंखों में बल चढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, वो भी शादी के बाद भैया से मांग सकती है। ये बात सुनकर मैं उदास हो गया। जब हिमांशी ने मेरी तरफ देखा कि मेरा मूड खराब हो गया है, तो वो कहने लगी, तुम परेशान क्यों होते हो? भैया भी शादी के बाद अच्छा काम करेंगे तो वो भी अपनी पत्नी को आईफोन ही गिफ्ट कर देंगे, और मैं इस मोबाइल के बारे में घर पर बता दूंगी कि मेरी कॉलेज के फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट किया है, वो बहुत अमीर है। इस बात पर मेरी फैमिली में कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मैंने हिमांशी को उसका मोबाइल दे दिया और मैं उदास होकर अपने घर वापस लौट आया। कुछ दिनों बाद मेरी और हिमांशी की शादी हो गई और मेरी बहन भी हिमांशी के घर दुल्हन बनकर चली गई। मैं हिमांशी से शादी होने पर बहुत ज़्यादा खुश था। आखिर मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। मैं जिस लड़की की ख्वाहिश करता था, आज वो मेरी पत्नी बनकर मेरे सामने बैठी हुई थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। शादी के शुरू के दिनों में तो हिमांशी भी मेरे प्यार के आगे हार गई थी, मगर फिर धीरे धीरे उस पर अमीर बनने का भूत सवार हो गया। हमारी खुशियाँ डबल हो गई थी। कुछ दिनों बाद पता चला कि हिमांशी प्रेग्नेंट है और 9 महीने पूरे होने के बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हम दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद भी उसका ये शौक़ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसका अमीर बनने का शौक़ और ज़्यादा बढ़ गया था। वो अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने लगी थी, बस हमेशा अमीर बनने के सपने देखती रहती थी। हिमांशी की माँ ने भी उसको समझाया, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम खुद भी नौकरी कर सकती हो,
बच्ची के फ्यूचर की इतनी ही ज्यादा फिक्र है तो खुद नौकरी करो और उसकी परवाह करो। विराज को भी कुछ सहारा हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता है, फिर भी तुम्हारा अमीर बनने का भूत नहीं उतरता। तुम्हें खुश रखने के लिए वो सुबह सवेरे ही घर से काम करने के लिए निकल जाता है और रात को देर रात तक घर वापस लौटता है और कहता है कि शादी पर जो पैसे खर्च किए थे उनका कर्ज उतार रहा हूँ। हिमांशी गुस्से में आकर अपनी माँ से कहती थी, मैंने एजुकेशन इसलिए नहीं की थी कि मैं नौकरी करूँ। मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई इसलिए की थी ताकि मैं किसी अमीर परिवार की बहू बन सकूं। उसकी माँ ने उसको डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम एक बच्चे की माँ बन चुकी हो। अब ये अमीर बनने के सपने तुम देखना बंद कर दो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब तुम अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहती हो तो फिर चुपचाप अपना घर बसाए रहो। वो घमंड से कहती कि अब तो मेरा अपनी बेटी के लिए अमीर होना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है ताकि अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर कर सकूं और उसकी आने वाली जिंदगी मेरी तरह इस गरीब घर में न गुजरे, बल्कि वो ऐश करे। वो मेरी बेटी को मेरी माँ के पास भी नहीं जाने देती थी। मेरी माँ गांव की थी और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरी माँ मुझसे शिकायत करती, बेटा बहू मुझे मेरी पोती से प्यार करने नहीं देती। मैं अपनी पत्नी से इस बारे में सवाल करता तो वो कहती, मैं कभी भी नहीं चाहती कि तुम्हारी अनपढ़ माँ मेरी बेटी के साथ बदतमीजी से बात करे। तुम्हारी माँ से तमीज से बात करना तो आता नहीं। मैं ऐसी परवरिश नहीं करना चाहती हूँ अपनी बेटी की, और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह मेरी बेटी भी इस गरीबी भरी जिंदगी में पिसती रहे। मैं अपनी पत्नी की हरकतों से बड़ा परेशान हो गया था। मैं दिन रात बनिए का कर्ज उतारने की कोशिश में लगा रहता था, जो मुझसे ब्याज भी लिया करता था। घर आता तो माँ मुझे बातें सुनाती और वो मुझसे कहती कि तुम्हारी पत्नी घर में कोई काम नहीं करती है और ना ही मुझे मेरी पोती को देती है। सारा दिन मोबाइल में वीडियो बनाती रहती है या फिर मोबाइल पर किसी से बातें करती रहती है। मुझे तो तुम्हारी पत्नी पर शक होने लगा है। मैं अगर हिमांशी को किसी बात के लिए रोक टोक करता तो वो मुझे गरीब होने के ताने दिया करती थी। वो मेरी बेटी को भी मेरे पास नहीं आने देती थी और यही कहती कि तुम मेरी बेटी को अपनी तरह अनपढ़ बना दोगे। मैंने और मेरी माँ ने हिमांशी की हरकतों से तंग आकर हिमांशी और अपनी बेटी को प्यार करना ही छोड़ दिया था। वो भी अपनी माँ के डर से मेरे और अपनी दादी के पास नहीं आती थी। मेरी पत्नी खूब रील्स बनाती थी और अपनी बहुत सारी फोटोज इंस्टाग्राम पर अपलोड करती थी, लेकिन अभी तक कोई भी अमीर आदमी उसको नहीं मिला था। मेरी बेटी अब 2 साल की हो गई थी। बस हमेशा वो गुस्सा करती रहती थी और किसी तरह से मेरे घर से निकलना चाहती थी। एक दिन एक अमीर लड़के ने हिमांशी को इंस्टाग्राम पर प्रपोज कर दिया और उसने बताया कि मैं बहुत अमीर हूँ और एक बड़े से बंगले में रहता हूँ। धीरे धीरे उस लड़के ने हिमांशी के साथ दोस्ती कर ली। हिमांशी ने तो उस लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। हिमांशी उसे हमेशा अपनी गरीबी की बातें बताती रहती थी। मेरी माँ ने एक दिन चुपचाप हिमांशी के घर जाकर उसकी माँ से शिकायत कर दी कि तुम्हारी बेटी किसी और से फ़ोन पर बातें करती है, लेकिन माँ ने मुझे नहीं बताया था। उन्होंने उसकी माँ को इसलिए बताया ताकि उसकी माँ अपनी बेटी को समझाए कि वो अपना घर खराब न करे। हिमांशी की माँ ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। वो इसी वजह से अपने मायके भी नहीं जाती थी क्योंकि उसकी माँ उसे हमेशा समझाती रहती थी। वो चोरी चुपके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने भी जाती थी। वो उसका बड़ा सा घर और उसकी बहुत सारी गाड़ियां देखकर हैरान रह गई थी क्योंकि वो इसी तरह के लड़के से शादी करना चाहती थी। उस लड़के ने उसे अपना पूरा घर दिखाया और कहने लगा, तुम अपने पति से डिवोर्स लेकर मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर में हमेशा ऐश करोगी। हिमांशी ने उसके आगे शर्त रखी, तुम्हें मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी एक्सेप्ट करना होगा। वो उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा था। कहने लगा, बिल्कुल मैं तुम्हारी बेटी को भी एक्सेप्ट कर लूंगा। तुम जल्द से जल्द अपने पति से डिवोर्स लेकर मेरे पास आ जाओ। अब मैं तुमसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकता। हिमांशी ने रोज रोज मुझसे किसी न किसी बात पर झगड़ा करना शुरू कर दिया क्योंकि वो मुझसे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन मैं उसके लड़ाई झगड़े को भी कभी भी ज्यादा दिल पर नहीं लेता था क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन वो रात के अंधेरे में अपनी बेटी को लेकर घर से भाग गई। मैं सोकर उठा तो देखा बिस्तर पर हिमांशी और मेरी बेटी मौजूद नहीं थे। मैं और मेरी माँ हमने पूरे घर में हिमांशी को तलाश किया, लेकिन वो हमें घर में कहीं नजर नहीं आई। मैंने हिमांशी के घर भी फोन करके पूछा तो वो लोग भी घबरा गए और हमारे घर पर आ गए।
हिमांशी का फ़ोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। 2 दिन तक हम बहुत परेशान रहे। 2 दिन बाद हिमांशी ने मुझे खुद ही कॉल की। जैसे ही उसकी कॉल आई, मैंने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। हिमांशी ने कहा, तुम मुझे ज़रूर तलाश कर रहे होगे और मेरी फैमिली को भी बुला लिया होगा। मेरे हाथ से हिमांशी की माँ ने मोबाइल छीन लिया और वो गुस्से से कहने लगी, आवारा लड़की, कहाँ हो तुम? यहाँ पर हम लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। हिमांशी कहने लगी, आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने मेरी शादी इस विराज जैसे गरीब लड़के के साथ कर दी और मेरी किस्मत को फोड़ दिया। मगर अब मैं इस गरीबी भरी जिंदगी से तंग आ गई थी और मैं इस गरीब विराज के साथ और ज़्यादा नहीं रह सकती थी। मैंने अपने सपनों को पूरा कर लिया है, बल्कि मैंने एक अमीर लड़का ढूंढ लिया है। आप लोग तो मेरे लिए अमीर लड़के का रिश्ता तलाश नहीं कर सके, मगर मैंने तलाश कर लिया। वो लड़का बहुत ज़्यादा अमीर है और मुझसे बहुत प्यार करता है। वो अमीर लड़का मेरी बेटी के साथ मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मैं अब और ज़्यादा गरीबी भरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे विराज से तलाक दिलवाकर मुझे आज़ादी दिलवा दो। मैं उसकी कैद में नहीं रहना चाहती, ताकि मेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएं। ये सब सुनकर मेरा दिल टूट गया था और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मुझे हिमांशी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक गिर सकती है। मैंने सबके सामने कहा, आप सब लोग इसकी बातों के गवाह हैं। मैंने हिमांशी से कहा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास तलाक के पेपर्स भिजवा देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम अब मुझसे आज़ाद हो। सारे घर वाले रो रहे थे। यहाँ तक कि हिमांशी के पिता भी बहुत शर्मिंदा हो रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी ने उनकी इज्जत को रौंद डाला था। मेरी माँ भी बुरी तरह से रो रही थी। मैं अपनी माँ के करीब गया और कहने लगा, जिस लड़की ने मेरी माँ को इतना परेशान किया, मैं उस लड़की को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिमांशी के माता पिता ने मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगे कि अपनी बेटी की तरफ से हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम हमेशा हमारे लिए हमारे बेटे की तरह रहोगे। मैं उन लोगों के सामने बहुत रो रहा था। उन्होंने कहा, चुप हो जाओ बेटा, वो लड़की ही तुम्हारे काबिल नहीं थी। मैंने हिमांशी को डिवोर्स के पेपर भिजवा दिए थे और उसे आज़ाद कर दिया था। अगले ही दिन मैं नॉर्मल हो गया और अपने काम पर चला गया। बनिया हमारी वर्कशॉप पर बड़े गुस्से में मुझसे पैसे लेने के लिए आया था, क्योंकि इस महीने के पैसे अभी तक उसके पास नहीं गए थे। मैं बड़ा परेशान था और सर झुकाकर बैठ गया। बनिया मेरा उदास सा चेहरा और झुका हुआ सर देखकर मेरे सामने आकर बैठ गया और कहने लगा, क्या हुआ? आज तो तुम बहुत उदास लग रहे हो। मैंने बनिए के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो दोनों लड़के और वर्कशॉप का मालिक, वो भी मुझे उदास देखकर वहीं पर हमारी बातें सुनने लगे। मालिक भी मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, क्या हुआ विराज? आज तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। इससे पहले मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। मैंने मालिक को रोते हुए बताया कि जिस पत्नी को खुश रखने के लिए उसे आईफोन गिफ्ट किया था, वो इस मोबाइल की वजह से किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर चलाकर उसके साथ भाग गई और मैंने भी उसे तलाक देकर आज़ाद कर दिया, क्योंकि वो मेरे साथ गरीबी भरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। ये कहते हुए मैं रोने लगा, क्योंकि मेरा मालिक भी ये बात जानता था कि मैं कर्ज उतारने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। मैंने बनिए से कहा कि मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, मैं तुम्हारे पैसे चुकता कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे पैसे लेने के लिए और मुझे बेइज्जत करने के लिए यहाँ पर आए हो। बनिए ने अपना सर पकड़ लिया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर वो मुझे अपने घर चलने के लिए कहने लगा। मैंने कहा, देखो, आप मुझे अपने घर ले जाकर मेरे साथ मारपीट करना चाहते हो तो इससे अच्छा है आप यहीं पर ही मेरे साथ जो चाहें वो कर सकते हो। वो कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने घर मेहमान बनाकर लेकर जाना चाहता हूँ। मुझे तुमसे एक बात करनी है, मुझ पर भरोसा करो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। वो मुझे अपने घर ले गया और कहने लगा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। अपने घर ले जाने के बाद उन्होंने मेरी खूब खातिर की और अपनी बेटी को भी मेरे सामने बुला लिया। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी बहुत मासूम और पढ़ी लिखी है, बहुत सीधी लड़की है। मेरी बेटी ने अपने ससुराल वालों से बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन इसका पति बहुत ज़्यादा बुरा इंसान था और इसकी ससुराल वाले भी इसके साथ अत्याचार करते थे। मेरी सीधी सादी बेटी का उन्होंने हाल बुरा कर दिया था।
इस वजह से मैंने अपनी बेटी को उस घर से आज़ाद कर दिया। क्या तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो और उसे अपने घर में और ज़िंदगी में जगह दे सकते हो? मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा था। तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसीलिए मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ। तुम अपनी पत्नी को तलाक दे चुके हो और अब उसे दोबारा अपने पास ना आने देना। तो मेरी बेटी से शादी कर लो और उसे अपने घर में सहारा दे दो। तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा, बल्कि जो कुछ मैंने अपनी बेटी को दहेज में पहले दिया था वही कुछ मैं तुम्हें भी दूंगा। तुम एक मामूली से वर्कर हो, मैं तुम्हें कारोबार करने के लिए बहुत सारे पैसे दूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का घर बसा रहे। मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरे पास सुकून नहीं है, क्योंकि मैं अपनी इकलौती बेटी को खुश नहीं देख सका। शायद मेरी बेटी की तुम्हारे साथ शादी हो जाएगी तो वो सुकून से और खुशी से रहेगी। मैं बनिए की बात सुनकर सोच में पड़ गया था। उसने मुझसे कहा, मेरी बेटी कभी भी तुम्हें निराश नहीं करेगी। वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत खुश रखने की हमेशा कोशिश करेगी। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। उसकी बेटी भी ये सारी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत भोली भाली और मासूम लड़की थी। अगर मेरी बेटी ने कभी तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को तंग करने की कोशिश की तो मैं अपनी बेटी से सारे रिश्ते ख़त्म कर दूंगा। बताओ, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो? तुम अगर मान जाते हो तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा। देखो, ज़्यादा मत सोचो और मेरी बेटी से शादी कर लो। बनिए ने घर पर ही पंडित जी को बुला लिया। वो भी घर पर आ गए और जब उन्होंने मेरे बारे में सुना तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, तुम्हें इनकी बेटी से शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी आसानी से गुजर सके और तुम्हारी माँ को भी सहारा मिल जाए। तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के आ जाने पर तुम्हारे घर का माहौल ठीक हो जाएगा। इस तरह अकेले से तुम सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मैं सब लोगों की बातों को गौर से सुन रहा था। मैंने सख्त शब्दों में कहा कि मैं अपनी माँ की परमिशन के बिना शादी नहीं कर सकता। पंडित जी कहने लगे, तुम अपनी माँ से परमिशन ले सकते हो बेटा। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और इस बारे में पूछा तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी, बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि तू दूसरी लड़की से शादी कर ले, लेकिन लड़की हिमांशी जैसी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, माँ, ये लड़की वैसी नहीं होगी, ये लड़की बहुत अच्छी है। मेरी माँ कहने लगी, बेटा, शादी करके बहू को घर लेकर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आखिरकार मेरी शादी हो गई और मैंने भी हिमांशी का ख्याल अब दिल से निकालने के बारे में सोच लिया था। बनिए की बेटी मेरी पत्नी बन गई और मैं उसको दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया। बनिए ने मुझे और मेरी पत्नी को शादी की बधाई के तौर पर कार की चाबी दी और कहने लगे, ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए गिफ्ट है। मैंने इनकार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बनिया और उसकी पत्नी नहीं माने। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में कार की चाबी थमा दी। बनिया कहने लगा, आज के बाद तुम मेरे दामाद नहीं बल्कि बेटे हो। मैं अपनी पत्नी को लेकर जब अपने घर गया तो वहाँ पर हिमांशी के फैमिली वाले भी मौजूद थे। सब लोग मेरी नई पत्नी को देखकर हैरान रह गए थे। मेरी माँ भी बहुत खुश हो गई और उन्होंने अपनी बहू को गले लगाया। हिमांशी की माँ ने भी मेरी पत्नी को गले से लगाया और आशीर्वाद दिया। कहने लगी, तुम बहुत नसीब वाली हो जो विराज की पत्नी बनकर इस घर में आई हो। मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा बदनसीब और फूटी किस्मत वाली लड़की है जिसने विराज जैसे हीरे को ठुकरा दिया। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही थी। मेरी दूसरी पत्नी का नाम काव्य था। काव्य बहुत समझदार और सुशील थी। उसने मेरे घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। उसकी वजह से मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था और मेरी माँ भी उसके साथ बहुत खुश रहती थी। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। एक बेटी को मेरी पत्नी पालती तो दूसरी बेटी को उसकी दादी। जिंदगी बहुत हसीन गुजर रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत रिलैक्स हो गया था और अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। धीरे धीरे मैंने अपनी बाइक सर्विस की दुकान खोल ली और मेरी दुकान बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। मेरी किस्मत बिल्कुल बदल गई थी। मेरी पत्नी काव्या के कदम जब से मेरे घर में आए थे, मेरे घर के हालात पूरी तरह से बदल चुके थे और गरीबी दूर होने लगी थी। अच्छे दिन शुरू हो गए थे। हिमांशी को भी अपने किए की सज़ा मिल गई थी। हिमांशी के घर वालों ने उससे सारे संबंध खत्म कर दिए थे। जिस लड़के की वजह से हिमांशी ने मुझे छोड़ा था, वो लड़का कोई फ्रॉड था। वो अमीर नहीं था, बल्कि वो तो एक बड़े से बंगले में नौकरी करने वाला चौकीदार था।
हिमांशी को जब पता चला कि वो लड़का अमीर नहीं बल्कि बंगले में नौकरी करता है और वो बंगले के फोटोज और कार के साथ फोटोज लेकर हिमांशी को सेंड करता था, जिससे हिमांशी इम्प्रेस हो गई थी। लेकिन ये सब कुछ झूठ था। वो बंगला और कार उसकी नहीं थी, वो सारी चीजें बंगले के मालिक की थी। ये सब सुनकर हिमांशी को बहुत बड़ा झटका लगा था। उस लड़के ने इस बंगले में हिमांशी को भी अपने साथ नौकरी पर रख लिया था। हिमांशी एक बड़े घर की बहू नहीं बल्कि उस बड़े घर की नौकरानी बनकर वहां पर गई थी। वो अपनी जिंदगी पर बहुत ज्यादा पछता रही थी। वो किसी तरह से वहां से जान छुड़ाना चाहती थी। हिमांशी ने मुझसे भी बात करने की बहुत कोशिश की। उसे लोगों के जरिए पता चला कि मैंने एक बहुत बड़ी बाइक सर्विस की दुकान खोल ली है और मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया हूँ, तो वह अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछता रही थी। लेकिन मैंने कभी हिमांशी की तरफ पलटकर नहीं देखा। उस लड़के ने हिमांशी की इज्जत के साथ खेलकर उसे छोड़ दिया। हिमांशी इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और जब उसके पास कोई रास्ता न बचा तो उसने सुसाइड कर ली और हिमांशी की बेटी लावारिस हो गई। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं अपनी बेटी को लेने के लिए उस बंगले पर चला गया। वहाँ मेरी बेटी का बहुत बुरा हाल था। मैं उसे लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, क्या तुम मेरे कहने पर मेरी बड़ी बेटी की परवरिश कर सकती हो? मेरी पत्नी ने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया और खुशी खुशी मेरी बड़ी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरी पत्नी के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। हिमांशी को उसके किए की सज़ा मिल गई थी। मेरी तीनों बेटियां बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरी बड़ी बेटी काव्य को ही अपनी मम्मी कहती है और मुझे पापा। अमीरी के लालच में आकर हिमांशी ने अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लिया था। कहते हैं लोगों की कदर करनी चाहिए। शायद हिमांशी ने मेरी कदर नहीं की थी। आज मैं किसी अमीर इंसान से कम नहीं हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।